आज हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का डेफिनेशन देखेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का रोल क्या होता है उसको देखेंगे और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जो वेरियस एडवांटेजेस हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देन इस सीरीज़ में हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन देखेंगे। देन हम बायोलॉजिकल डेटाबेस को डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फाइनली हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत ब्लास्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो इतनी चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो वर्ड है, इस वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग जो है वो हिडन है। तो इस वर्ड को स्प्लिट करके हम इसका मीनिंग निकालते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो होता है ये दो वर्ड से मिलके बना है, बायो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट करके लिखा हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी और इन्फॉर्मेटिक्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। यानी आप ये कह सकते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो होता है इसमें हम बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के साथ हम कंप्यूटर को ऐड करते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा साइंस होता है जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं फॉर एनालाइजिंग एंड स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन और बायोलॉजिकल डेटा। यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा साइंस है जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर का यूज़ करके बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन या बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करते हैं। तो एक बार फिर से इसका डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द साइंस इन विच वी यूज़ कंप्यूटर्स फॉर एनालाइजिंग एंड स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन और बायोलॉजिकल डेटा। यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत हम कंप्यूटर का यूज़ करके अपने बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को या बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करते हैं। तो अब मैं आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स की क्या नीड है, यानी इसकी पूरे बैकग्राउंड को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। इस सब्जेक्ट का जन्म कहाँ से हुआ उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको HGP के बारे में बताती हूँ। HGP का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। HGP का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये बायोलॉजी के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। यानी आप इसको मेगा प्रोजेक्ट कह सकते हैं। यानी HGP इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं उन सभी प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे HGP को, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। मतलब आप पहले तो ये समझिए कि ये होता क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया गया। मतलब जब साइंटिस्ट को DNA के बारे में नॉलेज हुआ तो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुए कि इस DNA के अंदर ऐसा क्या है जो हमारी पूरी बॉडी को डिफाइन करता है। आप सबको क्लियर ही होगा कि किसी भी सेल के अंदर, यानी हम लोगों के बॉडी के अंदर यदि आप एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स यानी बिलियन से भी ऊपर, कहीं ऊपर। तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और आपको क्लियर होगा कि हर सेल के अंदर, कोई भी सेल हो, ईच एंड एवरी सेल के पास न्यूक्लियस है और उसके अंदर हमारा DNA प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट RBC। यदि हम RBC को छोड़ दें तो इस पूरे सेल्स में जितने भी सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उन सभी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर DNA या क्रोमोसोम होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, मतलब इस पूरे सेल के अंदर आपको DNA यानी क्रोमोसोम मिल जाएगा। और ये DNA के बारे में आप जानते ही होंगे, DNA एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे सेल के अंदर। यानी ये हमारी पूरी बॉडी को डिफाइन करने की कैपेबिलिटी रखता है। DNA के अंदर वो सारे डेटा मौजूद होते हैं, वो सारे डेटा प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी डिफाइन होती है। यानी हमारे बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं बल्कि हमारे बॉडी के जो इंटरनल जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल जो हमारे बॉडी का बिहेवियर है, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल, रेगुलेट, ये सारे काम जो है वो DNA करता है। तो DNA एक मास्टर आर्किटेक्ट है हमारे बॉडी का। यानी हमारे बॉडी का एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर वो सारे डेटा हिडन है जो हमारे पूरी बॉडी को डिफाइन करते हैं।
तो साइंटिस्ट के अंदर ये क्यूरियोसिटी आया कि ये जो ह्यूमन के अंदर 100 ट्रिलियन जो सेल्स हैं उन सभी के अंदर जितने क्रोमोसोम हैं उस टोटल क्रोमोसोम को आप जीनोम नाम देते हैं। यानी जीनोम आप समझते ही होंगे कि ऑल क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जितने भी क्रोमोसोम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम जीनोम कहते हैं। यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम जीनोम कहते हैं। तो साइंटिस्ट के अंदर ये क्यूरियोसिटी हुआ कि हम क्यों ना हम इस टोटल जीनोम को, ह्यूमन जीनोम को का मैप तैयार करें, एक नक्शा तैयार करें जिसमें हम ये जान पाएँ कि इस ह्यूमन बॉडी में कितना ज़्यादा जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के ऊपर कितने सारे इन्फॉर्मेशन छुपे हुए हैं। तो उस पूरे क्रोमोसोम को, हमारे बॉडी में जितने क्रोमोसोम्स हैं उन सभी क्रोमोसोम में कितनी इन्फॉर्मेशन हिडन है, उस पूरे इन्फॉर्मेशन को ये साइंटिस्ट जो हैं वो उसको मैप करना चाहते थे। उस पूरे ह्यूमन के पूरे जीनोम के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे। और ये इस चीज़ को करने के लिए, इस ह्यूमन जीनोम को मैप करने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया और इस प्रोजेक्ट का नाम था HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें सारे साइंटिस्ट ने, जितने भी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट हैं उन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करके इस प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने काम किया। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। पहली बार इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए USA आया, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था उसने पहले इस प्रोजेक्ट को, वो उसके दिमाग में, USA के दिमाग में ये प्रोजेक्ट आया कि क्यों ना हम ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करें जिसमें हम ह्यूमन जीनोम के पूरे ह्यूमन जीनोम का हम मैप तैयार करें। तो USA ने ये काम स्टार्ट करने का चाहा 1990 में, लेकिन ये बहुत छोटा काम नहीं था, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। और इस काम को आप कोई एक फैक्ट्री के अंदर नहीं कर सकते हैं, यानी ये बहुत ही बड़ा काम था, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द बायोलॉजी। तो इसके लिए USA अकेले इस काम को नहीं कर सकता था। तो इसके लिए क्या हुआ कि USA के साथ साथ बहुत सारे अदर कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हुए, तब जा कर के जैसे जापान, चीन, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इस प्रोसेस में, इस HGP प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुए। सबका एक बजट तैयार हुआ, सब ने आपस में मिलकर, यानी एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बना। सारे कंट्रीज़ के लोगों ने इसके साथ पार्टिसिपेट किया, जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और तब जा कर के इस HGP को हरी झंडी मिला, यानी HGP जो है वो तैयार होना स्टार्ट हुआ। 1990 में ये शुरू हुआ था, लगभग 1 अक्टूबर 1990 को स्टार्ट हुआ और लगभग 2003 में जाकर ये कंप्लीट हुआ। यानी इसको पूरा कंप्लीट होने में टोटल 13 इयर्स का टाइम लगा, 13 साल का वक्त लगा इस HGP को कंप्लीट होने में। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस टाइम पीरियड को देखकर कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। यानी ह्यूमन जीनोम को पूरा सीक्वेंस किया गया इस प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम के बारे में डिटेलिंग, पूरा उसका डिटेल निकाला गया और इस काम को करने में लगभग 13 साल का वक्त लगा, यानी 13 ईयर्स, जो कि बहुत बड़ा टाइम है। और ये काम जो है वो रुक के नहीं चला, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आज किया कल किया फिर नहीं किया, ऐसा नहीं, ये कंटिन्यूअस ये काम चलता गया और डेली होता था ये काम, लेकिन उसके बावजूद भी 13 साल का वक्त लगा। तो अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये। और इससे जितने भी इस HGP को करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आया, जो भी डेटा आया, यानी जब ये HGP कंप्लीट हुआ तो उस HGP को करने के बाद जो डेटा आया वो इतना वास्ट था, इतना बड़ा डेटा था कि अगर आप इस डेटा को किसी बुक में पब्लिश करने की कोशिश करते तो ये पॉसिबल ही नहीं था। यानी अगर मान लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे अगर ये जो डेटा HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सीक्वेंस करने के बाद जो डेटा आया, उस डेटा को यदि बुक में पब्लिश किया जाता, पेजेस पे पब्लिश किया जाता, तो लगभग 3300 यानी लगभग 3300 किताबें, इतने बुक्स लगते तब जा कर के ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा जो डेटा मिला था उसको 3300 यानी लगभग 3300 किताबों में ये पब्लिश होता। और ये 3300 किताब जो थी वो कोई पतली किताबें नहीं थी, बल्कि ईच बुक हैज़ 1000 पेजेस, यानी इस किताब में लगभग 1000 पेज, एक किताब में 1000 पेज होती। यानी आप बायोलॉजी की मोटी मोटी किताबें तो आपने देखी ही होंगी, यानी उतनी मोटी मोटी बुक्स जिसमें लगभग एक किताब में 1000 पेज होने चाहिए, ऐसे करके लगभग 3300 किताबें होते। और तब जा कर के ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो डेटा मिला था वो पब्लिश हो पाता। मतलब यानी
इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिला जो इन्फॉर्मेशन है उसको यदि आप बुक में पब्लिश करते तो 3300 किताबें लगती और एक किताब में लगभग 1000 पेज होना चाहिए और तब जाकर के उतनी मोटी मोटी 3300 किताबें लगती, 3300 मतलब आप समझ सकते हैं एक छोटी मोटी लाइब्रेरी, यानी 3000 बहुत बड़ा अमाउंट है। 3000 जो है वो 3000 से भी ऊपर का ये किताबें इसमें लग रही हैं, यानी एक लाइब्रेरी आप कह सकते हैं तैयार हो सकती है। तो इसीलिए चूंकि ये पॉसिबल नहीं था कि बायोलॉजिकल डेटा को या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिला है उस इन्फॉर्मेशन को किताबों में पब्लिश किया जाए, तो इसके लिए क्या किया गया, हाई स्पीड कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर हम अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने बायोलॉजिकल डेटा को, जो ह्यूमन जीनोम का जो जेनेटिक कोड है उसको स्टोर किया जा सके, उसको एनालाइज किया जा सके और तब जाकर के यहाँ से बायो इन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत हुई, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत इस बड़े से डेटा को, जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है जो कि HGP से, ह्यूमन जीनोम से मिला था, उस ह्यूमन जीनोम के बड़े से डेटा को, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट हुई। तब जाकर के बायोलॉजी और कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स, इन सब को कंबाइन करके बायो इन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत हुई। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसीलिए हमने इसका डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन किया कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द साइंस इन विच वी यूज कंप्यूटर्स फॉर एनालाइजिंग एंड स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल डेटा और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम, यानी मनुष्य के जीनोम, मानव जीनोम से जो डेटा मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, उस इन्फॉर्मेशन को हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं। इसी प्रोसीजर को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो एक बार हम इसका डेफिनेशन आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर एनालाइजिंग एंड बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को, बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, इसे ही हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स का हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम ऑब्लिक बायोलॉजिकल डेटा, यानी हम बायोलॉजिकल डेटा या बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टोर करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए हम इन्फॉर्मेटिक्स को अप्लाई करते हैं, कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं। एक और डेफिनेशन देखते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस इन which biology, computer science and information technology merge into a single discipline to analyze biological information using computers and statistical technique, यानी statistics को यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को, बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर कर सकें। अब इसका हम हिस्ट्री देख लेते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स शब्द जो है वो पहली बार पॉलियन हॉगवेग ने 1979 में दिया था, यानी ये साइंटिस्ट हैं पॉलियन हॉगवेग जिन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स शब्द को पहली बार दिया था। अब एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है अभी इस पर बहुत सारा काम चल रहा है। अपने इंडिया में ये इतना ज़्यादा डेवलप अभी नहीं हुआ है, अभी इस फील्ड पे बहुत सारा काम चल रहा है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे भी बहुत सारा अभी इस पर काम चल रहा है अपने इंडिया के अंदर, और आने वाले वक्त में ये बहुत ही बड़ा फील्ड होगा। तो इस शब्द को पॉलियन हॉगवेग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, लाइफ साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ मिला करके तब जाकर के बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जन्म होता है। The combination oblique marriage of biology and information technology is known as bioinformatics, यानी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि हम कंबाइन करते हैं बायोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, यानी कंप्यूटर, बायोलॉजी, इन सब का मैरिज होता है, मतलब इन सबको मर्ज किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तब जाकर के बायोइन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत होती है। अब हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स का रोल देख लेते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्या रोल होता है। तो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कैन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी जब कोई भी बायोलॉजी के अंतर्गत एक्सपेरिमेंट होता है तो बहुत बड़े अमाउंट में डेटा जनरेट होता है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अबाउट अक्वायरिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दोज डेटा। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या करता है कि जो भी डेटा हमें बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलता है, उस डेटा को हम अक्वायर करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी HGP किया गया, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट
करने के बाद, यानी ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के बाद, ह्यूमन जीनोम को पढ़ने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद एक बहुत ही बड़े अमाउंट में डेटा जनरेट हुआ। और उस डेटा को आप किसी किताब में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट में डेटा होता है। इसलिए इस डेटा को स्टोर करने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत हुई, यानी कंप्यूटर के अंदर हम इस डेटा को स्टोर कर पाए। यानी बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करने के लिए हमने कंप्यूटर का यूज़ किया, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया। इसी को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या? तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स सिंपली जो इन्फॉर्मेशन हमें बायोलॉजी से मिलते हैं, जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डेटा हमें मिलता है, उस डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसी को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब हम इसका सेंट्रल डोगमा देखते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स को समझने के लिए हम एक बार सेंट्रल डोगमा को डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल डोगमा को अंडरस्टैंड करते हैं। सेंट्रल डोगमा आप जानते ही होंगे कि एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसको हम लोग सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। लेकिन आपको क्लियर होगा कि सेंट्रल डोगमा जो होता है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी एचआईवी वायरस के अंतर्गत उल्टा होता प्रोसीजर, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। तो ये एक सिंपल सा सेंट्रल डोगमा है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है कि ये जो सेंट्रल डोगमा चल रहा है, इस सेंट्रल डोगमा से जो भी डेटा मिल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उन सभी सीक्वेंसेस को, उन सभी स्ट्रक्चर्स को, उन सभी फंक्शंस को, जितने डेटा मिलते हैं उनके सीक्वेंस, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सब को हम कंप्यूटर के माध्यम से स्टोर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसी को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब हम इसका एडवांटेज देख लेते हैं। पहला है फंक्शनल जीनोमिक्स, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से हम किसी भी जीन्स का, कोई भी जीन है, उस जीन को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी फंक्शन को हम अंडरस्टैंड करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, यानी प्रेडिक्शंस रिलेटेड टू फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन। यानी कोई भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन का क्या फंक्शन होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, उस प्रोटीन के फंक्शन और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी, उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए भी हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव जीनोमिक्स, अंडरस्टैंडिंग द जीनोम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यदि अलग अलग कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो अलग अलग स्पीशीज़ होती है, अलग अलग स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जीनोम को, यानी जीनोम क्या होता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, जितना भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो टोटल उसका जेनेटिक मेकअप होता है, उसको हम जीनोम कहते हैं। उस जीनोम को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो इतनी चीज़ें जो होंगी ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एडवांटेजेस कहलाती हैं। अब हम एक बार देखते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत देखिए मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स भी है। यानी हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी करते हैं। यानी इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल डेटा विद स्पेशल रेफरेंस टू बायोमोलिक्यूल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो यूज़ होता है उसको हम लोग मेडिकल एरियाज़ में भी कर सकते हैं। कोई भी ड्रग है, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल है, ड्रग का कोई भी मेडिसिन है, ड्रग है, उसका ट्रायल निकालना है और ट्रायल करने के बाद जो डेटा आ रहा है, उस डेटा को भी हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कंप्यूटर के माध्यम से स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला है क्रिएशन ऑफ डेटाबेस। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कंपोनेंट्स में फर्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, यानी सबसे पहले हमें डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है। तो इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डेटा सेट्स। यानी पहले आप समझिए कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस का क्या मतलब होता है, जैसे बायोलॉजी के अंतर्गत कोई भी एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, हम सब कोई भी यदि बायोलॉजिस्ट है, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आपको क्लियर है कि भाई जब बायोलॉजी के अंतर्गत कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, कोई ना कोई डेटा आएगा।
तो पहले हम इस डेटा का एक बेस तैयार करेंगे, यानी डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा को उसको कलेक्ट करेंगे। पहला काम ये होता है कि जो डेटा बेस है, जो डेटा है, उसको हम क्रिएट करें, उसको क्रिएट करके उसको कलेक्ट करें, पहला काम ये होता है। तो वही चीज़ बताया गया। नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी अब उस डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम का मतलब आप ये समझिए कि वो तरीका होता है जिसके थ्रू आप डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। यानी इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द लार्ज डेटा सेट्स। यानी बड़े बड़े डेटा सेट को डिटरमाइन करने के लिए जो हम टूल्स डेवलप करते हैं, जो रिसोर्सेज हम डेवलप करते हैं, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। अब जो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है, जो डेटा हमने स्टोर कर लिया है, उस डेटा को हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। यानी इट इंक्लूड्स DNA, RNA एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स एंड बायोकेमिकल पाथवे। यानी जो भी DNA, RNA, प्रोटीन, इन सब के थ्रू जो भी डेटा हमें मिलता है, उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स को करने के लिए 3 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला काम है डेटाबेस तैयार करना, यानी जो डेटा हमें मिला उस डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसके लिए एल्गोरिदम तैयार करना ताकि हम उस डेटाबेस को एनालाइज कर सकें, और फाइनली हम उस डेटाबेस को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये होता है कंपोनेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे एक टर्म आया है बायोलॉजिकल डेटाबेस। तो पहले समझते हैं कि बायोलॉजिकल डेटाबेस होता क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई भी कंप्यूटर है, या आप अपना मोबाइल फ़ोन ही ले लीजिए। उस कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ छोटे छोटे वहाँ पे कुछ फाइल्स होते हैं, जैसे गैलरी होता है, म्यूज़िक का एक होता है, एक कॉन्टैक्ट्स लिस्ट होती है, रिकॉर्डर होता है। तो ये जो छोटे छोटे आपको फाइल्स दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे गैलरी है, इसके अंदर सिर्फ आपके जितने फ़ोटोज़ होते हैं वो स्टोर होते हैं। म्यूज़िक के अंदर जितने म्यूज़िक होते हैं, जितने गाने आपके फ़ोन में, वो सारे स्टोर रहते हैं। कॉन्टैक्ट्स में अलग अलग लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं। रिकॉर्डर में आप किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सभी जो छोटे छोटे फाइल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दे ऑल आर डेटाबेस। ये सबको आप डेटाबेस कह सकते हैं। यानी वो सभी फाइल्स जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उस फाइल्स को आप क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। तो ठीक वैसे ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत भी देखिए एक बायोलॉजिकल डेटाबेस होता है। तो बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होता है? वो फाइल होती है कंप्यूटर के अंदर, वो फाइल होता है जिसके अंतर्गत आप बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करते हैं। इसे ही हम बायोलॉजिकल डेटाबेस कहते हैं। देखते हैं इसका डेफिनेशन। ए डेटाबेस इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस मेक डेटा मैनेजमेंट ईजी। यानी डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया, ये छोटे छोटे सिस्टम जिसमें हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। अब बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या है? तो बायोलॉजिकल डेटाबेस जो होता है, ये एक ऐसा डेटाबेस है जिसके अंतर्गत एक ऐसी फाइल या ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत हम बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करते हैं, उसी को हम बायोलॉजिकल डेटाबेस बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसका डेफिनेशन। बायोलॉजिकल डेटाबेस आर दोज डेटाबेसेस दैट कंटेन बायोलॉजिकल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। यानी वैसा डेटाबेस जिसके अंतर्गत हम बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल डेटाबेस बोलते हैं। अब देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं बायोलॉजिकल डेटाबेस। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस, नेक्स्ट है सेकेंडरी बायोलॉजिकल डेटाबेस, और लास्ट है स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल डेटाबेस। अब इन तीनों को, पहले तो डेटाबेस 3 प्रकार के हो गया। फर्स्ट डेटाबेस देखते हैं, प्राइमरी वाला, यानी इंफॉर्मेशन विच इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। यानी जैसे कि आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट आपने स्टोर कर लिया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज आपने नहीं किया, उस डेटा को किसी भी तरीके से आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया, डायरेक्ट जैसे डेटा आपको मिला वैसे आपने स्टोर कर लिया, तो वो प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आपने खुद की एक फ़ोटो क्लिक करी। अब आप उस फोटो को बिल्कुल भी आपने उस फोटो को क्लीन नहीं किया, यानी उस फोटो जैसे आपने आपका कैमरा, आपके कैमरे से जैसी भी आपकी फ़ोटो आई, आपने वैसी ही फ़ोटो रख ली, उसमें कोई भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो वो आपका कहलाएगा प्राइमरी, यानी वो प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस है। यानी डेटा के साथ कोई किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है।
और सेकेंडरी बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होता है, तो कंटेन मॉडिफाइड डेटा और इन्फॉर्मेशन, यानी अब आपने क्या किया कि जो भी प्राइमरी डेटा मिला था उस प्राइमरी डेटा को आपने हल्का सा मॉडिफाई किया, यानी मान लीजिए आपने फोटो क्लिक करा था, उस फोटो को आपने हल्का सा क्लीन कर दिया, उसमें लाइटनिंग को आपने इनहेंस कर दिया, तो इस तरीके से उसमें आपने कुछ चेंज ला दिया, तो वो बायोलॉजिकल, वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस के अंतर्गत यदि किसी प्रकार का हल्का सा चेंज कर दिया गया तो उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। और लास्ट इज स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल डेटाबेस, यानी इट कंटेन्स डेटा फ्रॉम स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल साइट्स, यानी कोई भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड साइट है, उस स्पेशलाइज्ड साइट से, यानी बायोलॉजिकल कोई स्पेशलाइज्ड साइट है उससे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल डेटाबेस होता है। जैसे कि HIV सीक्वेंस, जैसे HIV कोई HIV वायरस है, उससे उसके जीनोम को आप सीक्वेंस कर रहे हैं, तो HIV कोई स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया, उससे आप डेटा निकाल रहे हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल डेटा कहलाता है। अब देखते हैं जो प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला न्यूक्लियोटाइड प्राइमरी डेटाबेस और सेकंड होता है प्रोटीन डेटाबेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी बायोलॉजिकल डेटाबेस है या बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, वो पूरा का पूरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारे DNA और प्रोटीन को डील करता है। DNA और प्रोटीन में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसी को ये डील करता है। तो इसीलिए ये दो प्रकार का है, एक न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस और एक प्रोटीन डेटाबेस। न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंतर्गत जीन बैंक आता है, जीन बैंक आता है, EMBL आता है। EMBL का फुल नेम होता है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, जो कि यूरोप के अंतर्गत है और इसमें हम अपने जितनी भी यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट है DDBJ। DDBJ का फुल नेम होता है DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, यानी एक ऐसा डेटा बैंक जिसके अंतर्गत हम DNA का पूरा डेटा रखते हैं, वो DDBJ कहलाता है। प्रोटीन डेटाबेस के अंतर्गत PIR आता है और PDB आता है। PIR क्या होता है, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, जिसमें पूरा प्रोटीन का इस डेटाबेस में, इस ग्राफिक्स में, इस टूल्स में पूरा का पूरा प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। PDB क्या होता है, प्रोटीन डेटाबेस, इसमें भी हम प्रोटीन का ही पूरा डेटाबेस तैयार करके रखते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जो प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस होता है, उस प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस के अंदर जितने भी आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं सारे, जीन बैंक, EMBL, DDBJ, PIR, PDB, ये सभी के अंतर्गत जितने, जैसे न्यूक्लियोटाइड वाला है तो उसमें इतने आते हैं जिसमें हम सिर्फ DNA के बारे में नॉलेज रखते हैं, और प्रोटीन वाले में प्रोटीन के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो इन सब के अंतर्गत क्या करते हैं कि इसको प्राइमरी के अंदर रखा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस में आते हैं। तो इसलिए इन सभी में जो डेटा होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी डेटा मिलता है डायरेक्ट उसको स्टोर कर लेते हैं, किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। तो ये सब आपका प्राइमरी में आ जाएगा। नेक्स्ट हम सेकेंडरी देखते हैं। सेकेंडरी का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी से जो भी डेटाबेस निकल के आते हैं उसको सेकेंडरी में तब रखेंगे जब उसमें हल्का सा हमने चेंज कर दिया, हल्का सा उसको हमने सिस्टमैटिक तरीके से कर दिया, तब जा करके उसको हम सेकेंडरी में रखते हैं। तो इसमें दो आता है। फिर से वही ये बताया ना आपको हमने कि न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन से ही रिलेटेड सब कुछ है, तो यहाँ पर अब न्यूक्लियोटाइड सेकेंडरी डेटाबेस आ जाएगा, यानी इस डेटाबेस में जो प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस था उसमें उसको जब हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, सिस्टमैटिक कर दिया, उसको हल्का सा मॉडिफाई कर दिया, तब जाकर के हम सेकेंडरी वाले में रख देते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड सेकेंडरी डेटाबेस में रखते हैं। तो इसमें आपका आता है रेफ सीक्वेंस, यानी इसका पूरा नाम होता है रेफरेंस सीक्वेंस। नेक्स्ट है OMIM, यानी ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन, और फिर DBEST, यानी डेटाबेस एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ये तीन जो होते हैं आते हैं न्यूक्लियोटाइड वाले में। प्रोटीन सेकेंडरी डेटाबेस में आपका स्विस आता है, स्विस प्रोट आता है, यूनिप्रोट आता है और स्कोप आता है। और स्पेशलाइज्ड वाले के अंतर्गत आपका बताया ना हमने स्पेशलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है, तो वह डेटाबेस है जिसको हम किसी स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल साइट से डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि HIV वायरस का हमने सीक्वेंस तैयार कर लिया, फ्लाईबैस है, माइटोमैब है जिसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो जीनोम, जो DNA है उसको पूरा आपने सीक्वेंस किया, वॉर्म बेसिस हैं, तो ये सब जो है आपका स्पेशलाइज्ड में आता है। बस आपको इसमें एग्जाम्पल लर्न कर लेना है। फाइनली हम लोग देखते हैं कि ब्लास्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। तो पहले हम ब्लास्ट का फुल नेम देखते हैं। B स्टैंड्स फॉर बेसिक, L स्टैंड्स फॉर लोकल, A स्टैंड्स फॉर अलाइनमेंट, S स्टैंड्स फॉर सर्च एंड T फॉर टूल। यानी ब्लास्ट होता क्या है,
तो ब्लास्ट जो है इट इज़ अ सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू कंपेयर क्वेरी सीक्वेंस विच सीक्वेंस डेटाबेस एंड फाइंड सिमिलैरिटी बिटवीन देम। यानी ब्लास्ट जो होता है आप ये समझिए ये NCBI के अंतर्गत आता है। NCBI क्या होता है? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। यानी ये NCBI जो होता है वो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक सेंटर है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के लिए। और इस NCBI ये जो NCBI होता है वो इस ब्लास्ट को चलाता है। और ब्लास्ट जो होता है एक ऐसा फील्ड है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि अपने जो भी हमारे पास हमारे डेटा से रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है या कोई भी मान लीजिए जैसे कोई भी प्रोटीन है या कोई भी मान लीजिए आपको एक जीनोम मिला, उस जीनोम पे जितने भी इस जीनोम को अंडरस्टैंड करने के बाद जो भी डेटा आपने निकाला उस डेटा को आप क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं किसी दूसरे डेटा से और वो डेटा जो कि जीनोम से ही रिलेटेड हो, उस दोनों डेटा को आप कंपेयर करते हैं। तो डेटा को कंपेयर करने के लिए जिस रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग ब्लास्ट बोलते हैं, यानी बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। एक ऐसा टूल है ब्लास्ट जिसके थ्रू हम अपने डेटा को, वैसे डेटा जो हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड हो उसको हम कंपेयर करते हैं, उसे ही हम ब्लास्ट कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्लास्ट देखते हैं। तो जो ब्लास्ट होता है इसको पहली बार डेवलप किया था स्टीफन आल्ट्शल इन 1990 में। 1990 में ये तैयार हुआ था जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, तभी ब्लास्ट जो होता है वो भी कंसिडरेशन में आया था। और ब्लास्ट का हम एप्लीकेशन देखते हैं, क्या यूज़ है ब्लास्ट का। देखिए, इट इज़ अ टूल फॉर सर्चिंग सिमिलैरिटी डेवलप्ड बाय NCBI। यानी एक ऐसा टूल है जिसको NCBI ने डेवलप किया था। NCBI को आपको हमने बताया था इसका पूरा नाम क्या होता है। N स्टैंड्स फॉर नेशनल, C फॉर सेंटर, B फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड I फॉर इंफॉर्मेशन, यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये जो NCBI होता है वही ब्लास्ट को चलाता है। ब्लास्ट फाइंड्स रीजन ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन बायोलॉजिकल सीक्वेंस। कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड यदि आपको कोई भी सीक्वेंस मिलता है, कोई भी डेटा मिलता है, उस डेटा को आप कंपेयर करते हैं किसी दूसरे डेटा से, और उस दूसरे डेटा और उस डेटा में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, उसको आप ब्लास्ट से पता करते हैं। तो द प्रोग्राम कंपेयर्स न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंस। यानी ब्लास्ट एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप प्रोटीन को और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं। मतलब ब्लास्ट कुछ नहीं है, बस आप ये समझिए कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा कंप्यूटर के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोग्राम, ब्लास्ट नाम का एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डेटा हो उस डेटा को कंपेयर करता है। और जैसे कि मेनली जो डेटा आपको मिल रहा है वो आपके न्यूक्लियोटाइड से होता है और प्रोटीन से होता है। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड यानी DNA है, RNA है, प्रोटीन है, उससे जो भी डेटा आपको मिलता है उस डेटा को कंपेयर करने के लिए, उस डेटा को समझने के लिए, उसकी सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज़, उसके नेचर, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ब्लास्ट का यूज़ करते हैं, जो कि NCBI के द्वारा गवर्न होता है। Blast can be used to interfunctional and evolutionary relationship between sequence as well as help identify members of gene family। सिंपल सी बात है कि ब्लास्ट होता क्या है। तो ब्लास्ट किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत वह स्ट्रक्चर है, वह प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोटीन को, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को उन सबको हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। यानी आप ब्लास्ट का यूज़ करके हम जितने भी DNA है, RNA है, प्रोटीन है, उसके सीक्वेंस को कंपेयर करा सकते हैं, जिससे हमें इवोल्यूशनरी डेटा का भी पता चल जाता है। यानी हमारे जो पुराने हमारे पूर्वज हैं उनका जो डेटा सीक्वेंस था, उनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन का जो नेचर था, और प्रेजेंट टाइम में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके डेटा, उनके DNA और RNA और प्रोटीन के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, डिससिमिलैरिटीज़ हैं, उसको भी कंपेयर करके हम ब्लास्ट के माध्यम से उसको कंपेयर करके हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी पता कर सकते हैं। तो यही ब्लास्ट होता है। नहीं, ब्लास्ट है क्या, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्लास्ट एक प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंतर्गत जो कि NCBI के द्वारा गवर्न होता है, और कंप्यूटर के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोग्राम, ब्लास्ट नाम का एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे DNA, RNA और प्रोटीन के नेचर को, सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करता है, कंपेयर करने में हेल्प करता है, उसी को हम ब्लास्ट कहते हैं।
तो यही होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यानी हमने इस सीरीज़ में आपको हमने पूरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स समझा दिया। यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या? तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा साइंस है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर को बायोलॉजी के साथ मर्ज किया गया है। यानी बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसी को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप उसको ज़रूर कमेंट करें, पूछें हमसे, ताकि हम आपको रिप्लाई कर पाएँ। और आपको समझ आया नहीं इसको भी आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।